हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का, और ये बायोलॉजी 10th का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर है, इससे पहले जो आपका चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस है वो पूरे कंप्लीट किया हुआ है, और अब ये नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से और आगे भी आपके फर्दर स्टडी के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, अगर इस वर्ड की हम बात करें तो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? तो कोऑर्डिनेशन in which various organs working together in a systematic and controlled and efficient way to produce proper response to various stimuli is known as coordination। कि अब कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है वो होता क्या है? अगर आप बात करो हमारे बॉडी में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स वर्क करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक एफिशिएंट वे में फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। जब कोई भी स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी उसके नेचर में चेंज, कोई आसपास उसके कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी स्टिमुलाई के प्रति जो रिस्पॉन्स आता है, तो स्टिमुलाई इज़ एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स एनी ऑर्गेनिज्म, और रिस्पॉन्स कि उस अफेक्ट की वजह से क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। लाइक अगर मान लो आप एक गरम कुकर को छुओ तो आप अपना हाथ पीछे करते हो, तो गरम कुकर जो आपके लिए एक स्टिमुलाई है, और रिस्पॉन्स क्या है? आपने हाथ अपना पीछे कर लिया। तो ये चीज़ें कैसे कोऑर्डिनेट होती हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और व्हाई इज़ इट नेसेसरी? कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ईच ऑर्गन इन एन ऑर्गेनिज्म इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, और आपको पता है हर ऑर्गन जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, और हर एक इट इज़ नेसेसरी दैट वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस। कोई भी जो स्टिमुलस है उसके प्रति प्रॉपर रिस्पॉन्स हो, इसके लिए हर ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करना ज़रूरी है। और इसीलिए प्रॉपर फंक्शन कब कर पाएगा? जब वो कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम की बॉडी में, ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन ह्यूमंस, तो मेनली दो टाइप्स के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? दैट कोऑर्डिनेट थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करके जो कोऑर्डिनेट करते हैं, और थ्रू हार्मोन्स जो क्या रिस्पॉन्स सिस्टम कंट्रोल करती है, बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है, दैट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। ये दो टाइप्स के हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इस चैप्टर में। अब हार्मोन्स की अगर बात करें, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके थ्रू कंट्रोल करता है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर केमिकल मैसेंजर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। वो मेनली केमिकल्स होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं, एंड दे आर सिक्रेटेड बाय अ स्पेसिफिक ग्लैंड जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और वो कहाँ सिक्रेट होते हैं? दे सिक्रेट्स इन ब्लड स्ट्रीम, और फिर ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट होके वो स्पेसिफिक ऑर्गन, जो टारगेट ऑर्गन जिसे कहा जाता है, वो स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन पे वर्क करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जो है एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन, ये कंट्रोल होता है बाय नर्वस सिस्टम। तो इन दो सिस्टम का यूज़ करके कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस सिस्टम इसको हार्मोन्स के प्रोडक्शन और फंक्शन को कंट्रोल करती है, और हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होते हैं। अब नेक्स्ट है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब अगर इसमें देखें इस पिक्चर के थ्रू, तो कोई भी स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट नर्वस सिस्टम के पास आया, नर्वस सिस्टम एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैसेज भेजेगा कि आपको हार्मोन सिक्रीट करना है। अब जो टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अभी हम पढ़ेंगे, जो आपके 8-9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अब वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करता है कहाँ? ब्लड में, और वो ब्लड से फिर जो जिस ऑर्गन को टारगेट किया गया उस ऑर्गन तक हार्मोन्स जाएगा, और फिर ये इस तरह से ये चलता रहता है, स्टिमुलाई के प्रति ये रिस्पॉन्स आता है। तो दिस इज़ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। क्लियर?
नेक्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम वर्सेस एंडोक्राइन सिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप बात करो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन जैसे वर्ड ये कि देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन विथ ऑर्गन और टिश्यू, उनके डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। और नर्वस सिस्टम में डायरेक्ट कनेक्शन होता है ओवर एंड फुल कंट्रोल होता है ओवर टिश्यू एंड ऑर्गन। सेकेंड इज़, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड इज़ इंफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी स्लोली ट्रांसमिटेड। उसका जो ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का वो बहुत ही स्लो होता है, और नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। थर्ड इज़ इफ़ेक्ट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। जो इफ़ेक्ट है नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम का वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बट नर्वस सिस्टम का इफ़ेक्ट शॉर्ट लिव्स होता है। तो ये टोटल 3 मेन डिफरेंस है नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन में कि नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो अगर इसके देखें तो नेटवर्क ऑफ नर्व्स, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व्स का नेटवर्क होता है जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हार्मोन्स जो हैं वो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से दे रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड। हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से ब्लड में पहुंचते हैं, ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैसेज जो है वो किसके थ्रू जाता है? थ्रू नर्व्स। और मैसेज किसके थ्रू जाता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में? हार्मोन्स के थ्रू। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्व्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ये दोनों मिलके कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में सारे फंक्शंस, एवरी फंक्शन इज़ कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पेशल हार्मोन, एक स्पेशल हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। लाइक इन नर्वस सिस्टम इट इज़ एन इम्पल्स, देयर इज़ नो सच थिंग एज क्वांटिटी अफेक्टिंग ऑर्गन्स, कि उसमें अभी जो हमने पढ़ा था कि इम्पल्स के थ्रू मैसेज पहुंचता है। और हार्मोन्स में अब क्योंकि हार्मोन्स के थ्रू वो सिक्रीट होता है तो उसका अमाउंट ज़्यादा या कम हो सकता है। तो अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है हार्मोन का तो उससे क्वांटिटी जो है टारगेट ऑर्गन की उसकी इफ़ेक्ट होती है। हार्मोन क्वांटिटी से जो टारगेट ऑर्गन्स है उस पर असर पड़ता है। ये अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करो तो एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, की हर एक एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अब स्टिमुलस क्या होता है? एन स्टिमुलस इज़ वन विच ब्रिंग्स रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके प्रति ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करे इज़ नोन एज स्टिमुलस। और स्टिमुलस का प्लूरल होता है स्टिमुलाई। तो अब हर एक एनिमल्स में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। और इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज़ अ नर्व पास इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स एंड दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इज़ नोन एज इम्पल्स। अब जैसे मान लो ये हमारा स्टिमुलस है ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको देखा किसने? आप देखते हो आई से, तो आई के अंदर रिसेप्टर्स लगे हैं और उसके साथ साथ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन मैसेज भेजेगा ब्रेन तक और ब्रेन उसको कोऑर्डिनेट करेगा। और कोऑर्डिनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट होता है सीएनएस ब्रेन के थ्रू और फिर रिले न्यूरॉन के थ्रू। अब ये आपके हाथ को इंस्ट्रक्ट करेगा थ्रू मोटर न्यूरॉन, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और मोटर न्यूरॉन में जो नर्व्स हैं ये आपके हाथ को इस तरह से इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ इफ़ेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं और ये इफ़ेक्टेड टिश्यूज़ आप इसको उठा के और फिर पियोगे। तो ये स्टिमुलस हो गया और रिस्पॉन्स कि आपने उसको उठा के पिया। ये सारा कंट्रोल कैसे होता है? ये नर्वस सिस्टम के थ्रू, और इसी को और डिटेल में हम पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की अगर आप बात करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, टोटल देखा जाए तो 4 टाइप्स ऑफ मेन रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहला है फोटो रिसेप्टर।
फोटो रिसेप्टर कहाँ होता है? हमारे आई के अंदर, और वो लाइट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारे आँख में जो लाइट जाता है वो भी इसी रिसेप्टर्स के थ्रू। तो लाइट को रिसीव करता है कौन? फोटो रिसेप्टर। नेक्स्ट है ऑडियो रिसेप्टर। ऑडियो रिसेप्टर होता है आपके ईयर में, ठीक है, और उसके थ्रू ही साउंड हमको सुनाई देता है। और ये ध्यान रखना कि जो ऑडियो रिसेप्टर के थ्रू ही बॉडी बैलेंसिंग में भी हेल्प होता है। तो बॉडी बैलेंसिंग के लिए ऑडियो रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी बैलेंसिंग में विच रिसेप्टर फंक्शंस एज दिस? तो ऑडियो रिसेप्टर। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स ये आपके नाक में होते हैं, नोज़ में, और ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए जो आपके बॉडी में रिसेप्टर होता है दैट इज़ गस्टेटरी रिसेप्टर, और ये हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। और बहुत बार ये दोनों एक साथ काम करते हैं, इसी वजह से जो अगर आपको मान लो नाक आपका बंद हो तो आपको टेस्ट सही से नहीं आता, क्योंकि ये दोनों रिसेप्टर्स मिल के फंक्शन परफॉर्म करते हैं वेरियस टाइम्स। अब नेक्स्ट है वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम। जो जिन भी ऑर्गेनिजम्स ये में वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें किस तरह का नर्वस सिस्टम होता है? तो मेनली जो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम है उसमें 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों चीज़ से मिलके बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, ठीक है। ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे, और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम इसकी सुरक्षा करता है। तो इन दोनों को मिलके बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS, इसके अंदर जितने भी नर्व्स हैं, और वो कौन कौन से नर्व्स हैं? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल एंड विसरल नर्व्स। 3 तरह के नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में। ये सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये काम क्या करते हैं? इट हेल्प्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन CNS एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ब्रेन किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करता है, अब इंस्ट्रक्ट करने के बाद वो टारगेट ऑर्गन तक जो मैसेज पहुंचता है और वो फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारा काम किसके थ्रू कंट्रोल होता है? थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल के लिए, और इसी के लिए उसको प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप बात करो ब्रेन की, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसके बाहर का एक बोनी स्ट्रक्चर जिसे हम स्कल या क्रेनियम कहते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है क्रेनियम। और उसके बाद ये 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसे हम कहते हैं मेनाइंजस। तो स्कल के बाद ये 3 मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड मेनाइंजस। और जो स्पेस बिटवीन मेनाइंजस इज़ फिल्ड विथ, जो तीनों लेयर होती है उसके बीच जो स्पेस होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है दैट इज़ नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से। अगर आपके स्कल पे कोई शॉक लग भी जाए तो वो शॉक को ब्रेन तक पहुंचने से रोकने का काम करता है ये फ्लूइड, दैट इज़ नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद मेनाइंजस, ये जो मेनाइंजस की जो लेयर है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो लेयर है, ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड को, ये देख रहे हो, ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। ये ब्लू कलर का लेयर आपको दिखा रहा होगा। और फिर ये ब्लू कलर का जो इसके बाहर जो है ये नेक्स्ट आगे वर्टिब्रल कॉलम से ये प्रोटेक्टेड होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है मेनाइंजस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, और उसके बाद वो वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो हमने पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स के जितने भी नेटवर्क है तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स जो क्रेनियम से निकलते हैं, ये ब्रेन के पास जितने भी नर्व्स होते हैं ये इन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और ये कितने होते हैं? अब क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर्स होते हैं। कितने? 12 पेयर्स। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स, जो ये स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी नर्व्स रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, और ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है।
अब 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कम्स आउट ऑफ ब्रेन एंड कवर द ऑर्गन इन द हेड, कि इस ऑर्गन को जो हेड में कवर करने का काम करता है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स करते हैं। और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं एंड कवर्स ऑल द ऑर्गन्स बिलो द हेड रीजन, हेड रीजन के बिलो जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसको कवर करने का काम करता है स्पाइनल नर्व्स। अब अगर यहाँ देखो और भी तरह के नर्व्स होते हैं, थ्रोइक नर्व्स एंड लुम्बर नर्व्स, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है जहाँ पे हार्ट्स वगैरह रहते हैं। फिर ये लुम्बर नर्व्स नीचे, और ये आपका सेक्रल नर्व्स 5 पेयर्स होते हैं। ये और आगे डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी में और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। नेक्स्ट इज न्यूरॉन। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूरॉन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज़ नोन एज न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है? एक सेल होता है। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आ जाता है। इसमें सबसे पहले होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम एक्सॉन्स ऑफ अनदर सेल। अब ये जो एक्सॉन्स और नर्व, एक्सॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है नर्व एंडिंग के थ्रू दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स तक। अब ये जो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है इस तक इन्फॉर्मेशन आती है। तो डेंड्राइट सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और गैदर करने के बाद इन्फॉर्मेशन को आगे इन सेल बॉडीज़ के थ्रू, सेल बॉडी में सेल, अब ये हो गया आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स। फिर इस सेल बॉडी के थ्रू मैसेज एक्सॉन्स में पहुंचता है एंड एक्सॉन्स कंडक्ट्स मैसेज अवे फ्रॉम द सेल। और यहाँ से जो मैसेज आता है वो फिर केमिकली चेंज होता है और उसके बाद एक्सॉन्स के थ्रू ये जाता है नर्व एंडिंग। एंड नर्व एंडिंग के बाद ये डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग का जो गैप है दैट इज़ नोन एज सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस इज स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन और हेयर द नर्व इम्पल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो ट्रांसफ़र होता है थ्रू गैप, दैट गैप इज कॉल्ड सिनेप्सिस। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्वायर होता है बाय डेंड्राइट्स जो आउटर पार्ट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल होते हैं सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन्स और फिर नर्व एंडिंग और फिर दूसरा डेंड्राइट्स। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड इज एसोसिएटिव न्यूरॉन, थर्ड इज मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि दिट कन्वे स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन, ये जो रिसेप्टर्स हैं उस तक ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का। एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं दैट इंटरप्रेट स्टिमुलस, वो जो स्टिमुलस है उसको इंटरप्रेट करते हैं और प्रॉपर कमांड देते हैं मोटर न्यूरॉन को, दैट इज़ को फंक्शन ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स इट कन्वे मोटर कमांड टू इफेक्टर मसल और ग्लैंड। जो इफेक्टर मसल और ग्लैंड को कमांड करने का काम कौन करता है? वो मोटर न्यूरॉन। तो 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा था, स्टिमुलस से रिसेप्टर, आई में जो है आई रिसेप्टर के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन, और फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन। इस तरह से 3 तरह के न्यूरॉन्स आपके बॉडी में होते हैं। अब नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो CNS और PNS के अलावा एक और सिस्टम होता है दैट इज़ नोन एज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो फंक्शंस हमारे बॉडी में अपने आप हो रही हैं, ये अपने आप चेंज होती हैं, वो सारे जिस नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं दैट इज़ नोन एज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन के चेन्स होते हैं जो कि पूरे स्पाइनल कॉर्ड में रन करते हैं और
इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है उसको कंट्रोल करने का काम होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। दो टाइप्स होते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या एएनएस के। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक, सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी जब भी बढ़ती है तो उसके हिसाब से, जब एक्टिविटी इंक्रीज होती है ऑफ एन ऑर्गन एज पर नीड, लाइक अगर आप इट इंक्रीजेज ब्रीदिंग रेट एंड हार्ट रेट ड्यूरिंग रनिंग, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट आपकी बढ़ा देगा, और ये जिस नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वाई, क्योंकि आपको ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा चाहिए, दैट्स वाई आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है कि जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है, लाइक अगर, और इससे बॉडी को एक कामिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे अगर आप रात को सो तो आपका हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट दोनों स्लो हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। तो ये फंक्शन कंट्रोल कौन करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दिस इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, डिक्रीज करता है। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, दो हमने पढ़े। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? प्यूपिल्स को डायलेट करता है, सेलाइवेशन को इनिबिट करता है, ब्रोंकाई को रिलैक्स करता है, हार्ट बीट एक्सेलरेट करता है, फिर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो हमारे स्टमक में होता है और सिक्रीशंस है उसको इनिबिट करता है, और ग्लूकोज प्रोडक्शन और रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट कराने का काम भी होता है सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा, और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को भी ये इनिबिट करता है, और ऑर्गेज़म को स्टिमुलेट करने का काम भी होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इस तरह से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। और पैरासिम्पैथेटिक में जो प्यूपिल्स है वो कंस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, सलाइवा फ्लो को स्टिमुलेट करता है कि सलाइवा आसानी से फ्लो और हो। ब्रोंकाई जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि कम ब्रीदिंग रेट की ज़रूरत होती है। स्लो हो जाता है हार्ट बीट। स्टिमुलेट करता है पेरिस्टल्टिक और सिक्रीशन, जो स्टमक में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है उसको सिक्रीट करने का काम करता है, और बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि यूरिनेशन ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल होती हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के द्वारा। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मेनली ये ब्रेन से कंट्रोल होता है, यहाँ पे जो आपने पढ़ा ना क्रेनियल नर्व्स, इसके थ्रू। और ये वाले जो पार्ट हैं ये स्पाइनल नर्व्स के थ्रू T1 से T12 के थ्रू कंट्रोल होता है। इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस में। अब दो तरह के एक्शंस होते हैं, दैट वन इज़ वॉलेंट्री एंड सेकंड इज़ इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो अब टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वॉलेंट्री एक्शंस में क्या होता है? नॉट ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। और इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑटोमेटिक होता है, मीन्स इसमें आप अवेयर नहीं होता, अपने आप ये चीज़ें होती हैं। और वॉलेंट्री में आप अवेयर रहते हो तो ये ऑटोमेटिक नहीं होती। कौन सा ब्रेन का पार्ट इसको कंट्रोल करता है? तो दैट इज सेरिब्रम। और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। फिर स्पीड जो है अगर आप बात करो तो वॉलेंट्री एक्शंस की स्पीड स्लो होती है और इनवॉलेंट्री एक्शंस की स्पीड फास्ट होती है। और नर्वस पाथवे जो है वो होता है आपका रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद सेरिब्रम, फिर सेरिब्रम से मैसेज कंट्रोल आता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इफेक्टर सेल। और ऑटोमेटिक सिस्टम में रिसेप्टर इससे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ना जाके वो डायरेक्ट मेडुला ऑब्लांगाटा के थ्रू ही कंट्रोल होता है, और फिर उससे स्पाइनल कॉर्ड और इफेक्टर। और इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं आपके हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो स्टमक में होती है। और वॉलेंट्री एक्शंस में लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं।
तो ये कंट्रोल होते हैं सेरिब्रम के थ्रू, और इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम रिफ्लेक्स एक्शंस ब्रेन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल पे बने रहो, और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। पूरा सिलेबस आपको इस पे कराया जाएगा अच्छे से। और अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी है साइंस जीवी के नाम से, उस पर भी आप अपना टेलीग्राम चैनल है साइंस जीवी, इसको भी आप देख सकते हो, और उस पर सारी वीडियोस और पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, और उस पर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।